नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीएम धामी आज बागेश्वर के दौरे पर रहे, जहां कांडा महोत्सव में शामिल हुए और कपकोट में जनसभा को संबोधित किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर जिले से काफी लगाव बताया जाता है। जब वे भाजयुमो के अध्यक्ष थे तब वो जिले की वादियों में घूमे और पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया। लाभ हमारे उत्पादन करने वालों को प्राप्त हो सके। हमारी सरकार ने एक जनपद दो उत्पाद यानी कि एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसरों में आज बढ़ोतरी किए जाने का काम अनवरत रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही राज्य के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि आज बहुत सारे स्वरोजगार के काम, स्वरोजगार की योजनाएं सरकार चला रही है। हम चाहते हैं कि उन योजनाओं का लाभ हमारे नौजवान, हमारी महिलाएं उनकी योजनाओं का लाभ उठाएं और उनसे अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने का काम करें और पलायन को रोका जाए। गांव में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाए। इस दिशा में हमारे होम स्टे भी आज होम स्टे जहां एक और देश और विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे, वहीं स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजय दिवस पर देहरादून के शहीद स्मारक पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को सम्मानित किया। सीएम ने शहीद हुए सभी वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्रहित में दिए गए उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। आज के ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन सभी वीर बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने पराक्रम, वीरता और सर्वोच्च बलिदान से 1971 के युद्ध में न केवल राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की, बल्कि अपने अद्वितीय रण कौशल से उन्होंने दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया। वहीं विजय दिवस के अवसर पर उधम सिंह नगर के खटीमा तहसील परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भूतपूर्व सैनिक और उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने वीर शहीदों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही पूर्व सैनिकों की ओर से शहीदों की शौर्य गाथा को याद कर पुष्प चक्र अर्पित किए गए। इस अवसर पर समस्त तहसील कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक उपस्थित रहे। विजय दिवस हमारे पूर्व सैनिक संगठन खटीमा हमेशा ही शहीद दिवस मनाता है। इस साल भी हमने बड़ी धूमधाम से शहीद दिवस मनाया गया, क्योंकि जो हमारे 1971 में शहीद हुए थे, देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर दिए थे, ऐसी वीरांगनाओं को हमने आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। और जो है हम ये चाहते हैं 1971 में जो हमारे पूर्व सैनिक लड़ाई लड़े थे, उनके भी दुख दर्द था कि भाई जो जिसके लिए हमारे देश के वीर सैनिकों ने बांग्लादेश में आज़ादी के लिए उतना संघर्ष किया और उनको बचाया, उनका खाना पानी का पूरा बंदोबस्त कराया, लेकिन आज हमारे हिंदुओं के साथ ऐसी प्रताड़ना की गई, उसका भी हमें खेद है। हमारे खटीमा से इतना बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन रणवीर सिंह धामी जी और अन्य सैनिक हमारे साथ मौजूद थे। उनकी माताएं और परिजन भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पर शहादतें दी। तो हमने बड़े धूमधाम से मनाया
आज ही के दिन 16 दिसंबर को 1971 को पाकिस्तान ने हमारे सामने घुटने टेके थे और काफ़ी ये जो हम 1971 का वार हम जीते, एक मील का पत्थर था कि भारत ने अपनी ताकत दिखाई और इनमें जितने भी लोगों ने हमें शहादत दी उनको मैं नमन करता हूँ। श्री चमोली में विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। विजय दिवस के अवसर पर जिला पंचायत सभागार में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सोविती देवी और मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व आयोजन स्थल पर मुख्य अतिथि सहित अधिकारियों कर्मचारियों ने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण किया। साथ ही एनसीसी कैडेट्स ने शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सलामी दी। कार्यक्रम के दौरान भारत पाक युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हरिद्वार में गंगा आरती कर शीतकालीन यात्रा के लिए रवाना हुए। इस मौके पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जिस प्रकार कई प्रदेशों की शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानियां अलग अलग होती हैं, उसी प्रकार 4 धामों में ईश्वर की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन पूजन के स्थान अलग अलग हैं। शंकराचार्य ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा पर कहा कि जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार चुप्पी साधे हुए है, यह दुखद है। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, राज्य सरकार अपने ढंग से काम करती है। हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं, हम अपने ढंग से कार्य करते हैं और जो यात्रा है हम अपने स्तर से अपने ढंग से ही करना चाहते हैं। सरकार भी जागृत हो गई और वो कर रही है, तो इससे बहुत लोगों को लाभ होगा और सरकार जहां पर भी हमारा सहयोग परामर्श चाहेगी, हम उसके लिए उसको उपलब्ध हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा को लेकर आईटीबीपी के जवान को तैनात किया गया है। दोनों धामों में आईटीबीपी के एक प्लाटून की तैनाती की गई है। इसके साथ ही पुलिस और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मी सर्दियों के दौरान मंदिरों की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में केदारनाथ धाम के गर्भगृह में स्वर्ण के चढ़ावे के बाद बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मंदिर की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की तैनाती का अनुरोध किया था। हल्द्वानी शहर में बीती रात नया बाजार में अचानक भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 5 दुकानें पूरी तरीके से जलकर खाक हो गईं, जबकि आधा दर्जन दुकानों को आग से बचा लिया गया। वहीं आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो हल्द्वानी में आग का तांडव देखने को मिला। करीब 5 दुकानें जो हैं वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गईं, जबकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। पार्क तोड़ने को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। कमर्शियल निर्माण का लोगों ने विरोध किया है। कमर्शियल दुकान बनाने का आरोप लगा है। रुड़की के छावनी परिषद स्थित लाल कुर्ती में सैकड़ों साल पुराने पार्क को तोड़े जाने पर स्थानीय लोगों का आक्रोश देखने को मिला। दर्जनों लोगों ने पार्क की जगह पर पहुंचकर पार्क तोड़ने का विरोध करते हुए छावनी परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि छावनी परिषद इस पार्क को तोड़कर इसमें कमर्शियल दुकानें बनाना चाहती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां यहां रहती आई हैं और सैकड़ों साल पुराने इस पार्क का बच्चे और बुजुर्ग दोनों इस्तेमाल करते हैं। इस संबंध में जब अधिकारियों से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्हें अधिकारियों से भी मिलने नहीं दिया जाता।
हरिद्वार के एएसपी जितेंद्र मेहरा ने कोतवाली रानीपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली भवन और कार्यालय की साफ सफाई का मूल्यांकन किया और मेंटेनेंस के साथ साथ राजकीय अभिलेखों की भी बारीकी से जांच की। एएसपी ने अधिकारियों को अभिलेखों को नियमित रूप से अपडेट करते रहने के भी निर्देश दिए। अलावा रानीपुर कोतवाली का निरीक्षण किया गया है, इसमें थाना परिसर को देखा गया है, काफी अच्छी साफ सफाई है यहाँ पे। इसके अलावा बैरक देखे गए हैं और जवानों के लिए मेस और भोजनालय को देखा गया है, जिसमें इनसे संबंधित जो भी आवश्यक चीजें हैं उसके प्रबंधन और रख रखाव के बारे में जांच की गई है, जो कि सेटिस्फैक्टरी पाया गया है। उसके अलावा असला और बाकी माल खाना सभी का निरीक्षण किया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप समय समय पर मालों के निस्तारण की उचित कार्यवाही करते रहें। इसी के अलावा हमने और कुछ रजिस्टर डॉक्यूमेंट काफी कुछ चेक किए हैं और जांचों के संबंध में भी उचित दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण घोषित कर दिया गया है। हरिद्वार सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी प्रत्याशी चुनने में जुटे हैं। तो आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के लिए सीटों पर आरक्षण तय कर दिया गया है। हरिद्वार नगर निगम सीट को इस बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है, यानी हरिद्वार की जनता को इस बार भी महिला मेयर ही चुनना है। नगर निगम सीट ओबीसी महिला घोषित होने के बाद जहां एक तरफ लंबे समय से मेयर बनने की तैयारी कर रहे कई पुरुष नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया, वहीं राजनीतिक दलों के सामने उम्मीदवार के चयन की चुनौती खड़ी हो गई है। आरक्षण जारी हुआ है मेयर सीट का, उसके भी हम उसके अनुसार जो है पार्टी अपनी रणनीति बनाने का काम कर रही है और मुझे लगता है कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इस चुनौती को हम पार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में बोल्ड बनाते हुए अपनी मेयर सीट जीतने का काम करेगी। जो भी हमारे पार्टी के जो कैडर हैं उनके आवेदन आने हमारे यहाँ शुरू हो गए और जो भी पार्टी को लगेगा जिसकी लोगों में लोकप्रियता होगी, निश्चित रूप से उसको उम्मीदवार कांग्रेस बनाने का काम करेगी और कांग्रेस भाजपा सरकार से और इस नगर निगम में सवाल पूछने का काम करेगी, कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक क्यों नहीं हुई। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का समापन हो गया है। 12 से 15 दिसंबर तक चला एक्सपो। आयुर्वेद विशेषज्ञ, शोधकर्ता और शिक्षाविद इसमें शामिल हुए। देहरादून के परेड ग्राउंड में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया। आरोग्य एक्सपो के अंतिम दिन विशेषज्ञों और पैनलिस्टों ने प्लीनरी सेशन में अलग अलग विषयों पर चर्चा की। आरोग्य एक्सपो का आयोजन 12 से 15 दिसंबर तक किया गया, जिसमें देश विदेश के आयुर्वेद विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, प्रैक्टिशनर्स और शिक्षाविदों ने भाग लिया। 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था और महामहिम राज्यपाल द्वारा इसका समापन किया गया। यह आयोजन न केवल आयुर्वेद की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने का अवसर था, बल्कि वैश्विक मंच पर आयुर्वेद को मजबूती से स्थापित करने का प्रयास भी था। विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन, आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के समन्वय से इसका सफल आयोजन हुआ। 4 दिवसीय इस आयोजन में आयुर्वेद से संबंधित बड़े बहुमूल्य सत्र आयोजित हुए। प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पंचायतों में ब्लॉक प्रमुखों के लिए व्यवस्था लागू की गई है। ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख बने हैं। प्रशासक प्रधानों और प्रमुखों ने यहां खुशी व्यक्त की है। तो उत्तराखंड सरकार ने ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख को प्रशासक बनाया है। आदेश के तहत उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर बचे ग्राम पंचायतों में अगले 6 महीने तक निवर्तमान प्रधान ही प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे। क्षेत्र पंचायतों में ब्लॉक प्रमुखों के लिए भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। इसको लेकर सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 130(6) में राज्य सरकार को चुनाव न होने पर 6 माह से अधिक की अवधि तक प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 130(6) में
राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि वो जब इलेक्शन नहीं हो पा रहे हों तो 6 मास से अनधिक अवधि के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकती है। इसी के तहत राज्य सरकार ने जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्ष को ही प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय पूर्व में लिया था। अभी राज्य सरकार ने एक बार पुनः इस पर मैटर पर विचार किया कि क्या क्षेत्र पंचायत प्रमुख और ग्राम प्रधान को भी निवर्तमान जो लोग हैं उनको प्रशासक बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। चूँकि नियमों में जो संविधान हमारा अधिनियम है, अधिनियम 2016, उसमें इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि किसे बनाया जाएगा। तो इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन लोगों को जो रूटीन के कार्य हैं, दैनिक कार्यों को करने के लिए इनको प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। संबल है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ ग्राम प्रधान संगठन उत्तराखंड से। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विभागीय मंत्री जी द्वारा जो पंचायती राज लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, जो इसको हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें जो उत्तराखंड की हैं, उनके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार हमारे द्वारा कोरोना में पूरी तरीके से नियंत्रण रखते हुए ग्राम पंचायतों के स्वास्थ्य को लेकर विश्वास सरकार का जीता था, सरकार ने उसी पर अपनी मोहर लगाई है और पुनः हमको सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाकर अपनी जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जी और पूरी हमारे सतपाल महाराज जी सहित संपूर्ण उत्तराखंड की सरकार और समस्त अपने जितने भी हमारे विधायकगण हैं, उन लोगों ने इस पर मदद करी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये ऐतिहासिक निर्णय प्रशासक बनाने का दिया गया है, मैं उसका पूरे प्रधान संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। देहरादून के सुभाष रोड स्थित लॉर्ड वेंकटेश्वर वेडिंग पॉइंट में गोकुल संस्था का वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि तुलाज ग्रुप देहरादून के अध्यक्ष सुनील कुमार जैन ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, उपकरण और सिलाई मशीन का वितरण किया गया। कि गोकुल संस्था हर वर्ष जो पहाड़ों से और देहरादून से चयनित दिव्यांगजन हैं उनको कृत्रिम अंग लगाती हैं। तो इस वर्ष भी हमने 13 लोगों को, जो कि पौड़ी जनपद, रुद्रप्रयाग जनपद, उत्तरकाशी जनपद से आए थे और एक तो बिहार से भी हैं, तो इन्हें 13 लोगों को हम लोगों ने गोकुल आर्टिफिशियल लिम्स केंद्र में जो आर्टिफिशियल लिम्स यहाँ पर बनाए गए थे वो उन्हें लगाया है। इसके साथ ही हम लोग स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, पलायन की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, पलायन रोकने की दिशा में। तो इस कड़ी में हम लोग ने कुछ दिव्यांगजनों को सिलाई केंद्र खोलकर या कंप्यूटर केंद्र खोलकर पहाड़ों में ही उन्हें प्रेरित किया है कि वो वहीं पर रहकर सेवाएं प्रदान करें, और जिससे और लोग भी उनसे प्रोत्साहित होंगे। चमोली के डुमक गांव में सड़क का अभाव है। मरीज को डंडी कंडी में बिठाकर मुख्य मार्ग पर पहुंचाया गया। जिला मुख्यालय के बाहर ग्रामीणों का धरना भी जारी है। सड़क की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर ग्रामीण बैठ गए हैं। चमोली के ज्योतिर्मठ प्रखंड के दूरस्थ गांव डुमक से एक ऐसी तस्वीर आई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। एक 62 साल के बीमार बुजुर्ग को इलाज के लिए सड़क न होने की वजह से किस तरीके से उसे मुख्य पथ तक लाया गया और इसके बाद यहां से अस्पताल लेकर जाया गया। अब ग्रामीण जो हैं वो लगातार सड़क की मांग कर रहे हैं। भूख हड़ताल पर भी लोग बैठ गए हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।